जय हिंद, वंदे मातरम। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हमने बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया था। अध्याय नंबर 1 से लेकर अध्याय नंबर 12 तक कक्षा 10 के गणित विषयों का हमने सारे बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए थे। जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे जो आपके यूपी बोर्ड में आए हुए थे, उसको हमने अध्ययन कर लिया। अब हम करेंगे कि अध्याय 1 से लेकर सभी अध्यायों का यानी कि सभी पाठों का हम बारी बारी से अति लघुत्तरीय प्रश्न और तथा लघुत्तरीय प्रश्नों को करने की कोशिश किया जाएगा और उसी क्रम में ये वीडियो आपको दिया जाएगा। हर वीडियो का एक एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जितने पार्ट में हो सकेगा कोशिश किया जाएगा आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाए। आपके इस परीक्षा में एनसीईआरटी जोन आपको 90+ नंबर लाने का सहयोग करेगा। चलिए बिना देरी किए पहला प्रश्न करते हैं। करा 867 तथा 255 का लेस है तथा मैसा क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। प्रश्न है 867 तथा 255। 867 तथा 255, इन दोनों संख्याओं का हम पहले क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 867 इसको हम डिवाइड करवा देंगे। सबसे सरल तरीका यही होता है, जैसे हम एलसीएम लेते हैं उसी तरीके से। तो सबसे पहले किससे कटेगा? 3 से। 3 दूनी 6, 2 बचेगा, हो जाएगा 26, 3 8 24, 2 26 27, 3 9 27, 289। ये 17 का स्क्वायर होता है तो 17 और 17 से 17 कैंसिल। इसी प्रकार 255 की अगर बात करें तो देखा जाएगा किससे कटेगा? 5 5 10 2 12, 3 से। 3 8 24, 1 25, 15, 3 5 15। अब किससे कटेगा? 8 5 13, 5 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 1 9 5, 1 3 8 35, 5 7 35, फिर 17 का नाम 17। ये आपको पेपर में नहीं करना है, ये आपको क्या करना है? रफ कार्य है। इतना आप क्या करेंगे? रफ कार्य बगल में कर लेंगे या बगल में कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पेपर में कैसे लिखेंगे ये देखिए। हम यहाँ लिखते हैं, लिखना क्या है? 867 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 17 गुने 17। इसको हम स्क्वायर के रूप में लेंगे, 3 गुने 17 का स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे 255 का। तो 255 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 गुने 5 गुने 17। तो एचसीएफ की बात किया जाए तो एचसीएफ में हमसे सबसे कम घातों वालों को लेते हैं। तो इस पे भी 3 के घाते 1 है, 3 पे घाते 1 है। दोनों में मिले एचसीएफ, जो दोनों में मिलता हो। तो ये 3 में मिला, इन दोनों में 3 मिला और इन दोनों में 17 एक बार मिला है, ए और एक बार ए, तो गुने में 17। तो 17 तियाँ 51। एचसीएफ कितना आ गया? 51 आ गया। अगर बात किया जाए एलसीएम की तो एलसीएम आपका आ जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार, 3 दोनों में मिल रहा है, 1 17 दोनों में मिल रहा है तो इसको एक बार, 5 जो नहीं मिल रहा है उसको भी और एक बार, फिर 17। ठीक है, तो हो जाएगा 17 3 51 गुने में 5 गुने में 7। 5 1 9 5 और 5 5 25 गुने में 7। 7 5 35 का 5 हाथ में लगा 3, 7 5 35 3 38 का 8 हाथ में लगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 1785, 1785। कहीं गलत हो गया। 17 3 51 और हाँ 5 1 9 5, 5 5 25 हो गया।
ये 17 है, सॉरी ये क्या है 17 है, तो 17 पचे 85 का 5, हाथ में लगा 8, और फिर आ जाएगा 17 पचे 85, 85 और 8, 85 और 8 हाथ हो जाएगा, 8 पंजे 4, 8 5 8 13 का, एक हाथ में लगा 1, 8 1 9, 93 का 3, हाथ में लगा 9, 17 दूनी 34 और 34 9 43, 34 9 43, तो 4335, 4335 उसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। जो एचसीएफ आपने ये देखिए, अगर इसको साफ सुथरा हम देखें 867, इसको हमने लिखा 3 गुने 17 गुने 17, 255 को हमने लिखा 3 गुने 5 गुने 17 एलसीएम। अब एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में मिल जाए, 3 दोनों में मिला लिख लो एक बार, 17 दोनों में मिला लिख लो एक बार, ये आपका आंसर हो जाएगा 17 3 51। अगर एलसीएम की बात करता है तो जो दोनों में मिला उसको पहले लिख लो, एक ही बार लिखा जाएगा। अब जो दोनों में नहीं मिला उसको भी लिख लो, बस यही तो हमने कहा था। इसका गुना कराएंगे 17 3 51 गुने में 5 गुने में 17, इसका गुना कराया थे आ गया था 255 गुने में 17, और 17 का गुना कराया गया 4335, ये आपका आंसर था। ठीक है, तो बेहतर ढंग से समझाया गया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न है 26 संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2022 और 24 में आया था 26 और 91 का, इसी तरीके से उसको लगाओगे। दूसरा प्रश्न है हल, कितना दिया 26, अगर 26 को हम लिखेंगे क्या 13 दूनी 26 यानी कि 2 गुने 13, 91 को क्या लिखेंगे 13 सत्ते 91, तो 7 गुने 13। अब अगर एलसीएम की एचसीएफ की बात करें तो जो दोनों में मिला क्या मिला 13 दोनों में मिला, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया 13। अगर बात करें एलसीएम की तो एलसीएम में पहले 2 लिख लें फिर 7 लिख लेते हैं, और जो दोनों में मिल रहा है उसको लिख लेंगे 13, 7 दूने 14 गुने में 13, 13 चौक के 52 का 2, हाथ में लगा 5, और 13 का नम 13 5 18, 182 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इसका 182 क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 51, सॉरी एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया आपका 182, ये आपका आंसर हो गया। आगे चलें, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या 2019 20 22 23। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी तरीके से ये प्रश्न आता है, एकदम हम न्यू पेज पर इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कैसे लगाया जाएगा, लिखने का पैटर्न क्या है ये समझ में आ गया। तो ये 2 नंबर आपका फ्री में दिला के जाएगा, 2 नंबर आपको फ्री में दिला के जाएगा। लिखने का पैटर्न कैसे देखिए, क्या कहा है हल आप करेंगे कि 5 + √3, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख लेंगे माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं p/q के रूप में, तो 5 + 3 बराबर p/q, 5 + √3 बराबर p/q, जहाँ p और q क्या हैं अभाज्य संख्या है। तथा p = ≠ 0,
p का वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। ये आपको लिखने का पैटर्न है, सेम टू सेम आपको पेपर में लिखना है, अच्छा नंबर पाएंगे। अब देखिए क्या करना है कि ये जो वैल्यू दिया है इसमें से हम रूट वाले चीज़ को, जो रूट वाली अंक होगी उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ कर लेंगे। अगर ये 5 बाएं तरफ प्लस का काम कर रहा है तो दाहिने तरफ आएगा क्या करेगा, ऋणात्मक की काम करेगा। तो √3 बराबर 5q माइनस का 5। अब ध्यान से देखिए लिखना क्या है, लिखेंगे कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q माइनस का 5 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 इजकल टू नॉट इजकल टू p/q अपान में -5। कभी भी रूट अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं आ सकती, इसलिए हमने क्या लिख दिया, √3 इजकल टू नॉट p, √3 डज नॉट इजकल टू p/q माइनस का 5। √3 बराबर नहीं है किसके, p/q माइनस 5 के। अतः ये हो गया है। इसलिए हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। जो हमने माना था वो क्या है, गलत हो गया। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या को मानेंगे, जो संख्या हमें दिया है उसको परिमेय संख्या मानेंगे, फिर रूट वालों को एक तरफ बाकी को एक तरफ लिखेंगे, फिर जो आएगा उसको हम लिखेंगे कि जैसे इसमें आया √3 और बाकी जगह इधर, तो हम लिखेंगे √1 अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, जबकि एक परिमेय संख्या है और एक कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, और लिख देंगे हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसी तरीके से अब देखिए चौथा भी प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कह रहा कि प्रश्न संख्या चौथा 2 √-5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने इसे मान लिया, माना 2√-5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, माइनस का 2√5 बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, p + q प्लस में √5, ये माइनस का √5 बाएं तरफ था तो माइनस था, दाहिने तरफ आ गया तो प्लस। अब इसको क्या करो, इस p/q को इधर भेज देंगे, ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 2 - p/q बराबर में √5। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे चूँकि 2 - p/q एक परिमेय संख्या है, जबकि 2 - p/q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
इसलिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस पी बाई क्यू डज नॉट इक्वल टू √5। 2 माइनस पी बाई क्यू किसके बराबर नहीं होगा, √5 के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी अवधारणा या कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रश्न मिल गया। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही हेल्पफुल प्रश्न है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट। √2 √5 कोई ऐसा सीजन नहीं आता है, ऐसा भी सत्र नहीं गया जिस सत्र में ये प्रश्न आया ना हो √2 वाला। तो वही बात वैसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5वें का हल देखें। लिखेंगे क्या, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिख देंगे q = not 0। ठीक है, करने पर तो क्या क्या होगा, वर्ग करेंगे आ जाएगा 2, √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा p² बटे में q²। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2q² बराबर में p²। 2 को उधर भेज देंगे तो q² अपान बराबर क्या हो जाएगा, p² बटे में 2। ये गुणा है, इधर आएगा भागा में। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2 p² को विभाजित करता है, अतः 2 p को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब अगर ये 2 को विभाजित कर दिया है, इसका क्या मतलब है, मान लो ये जो 2 है 4/2 है। अब 2 क्या कर रहा है, इस 4 को अगर काट रहा है, जाहिर सी बात है काटेगा, 2 दूनी 4, 2 से कट गया तो ये 4 के स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी कि 16 को भी क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। ये 8 आ गया। यही चीज़ आपने लिखा कि यदि 2 p² को विभाजित करता है तो 2p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब हम एक बार p को विभाजित कराएंगे, एक बार q को विभाजित करेंगे। तो जो p दिया है, अब इसको लिखेंगे कि माना p बराबर 2m, जितना रूट में दिया रहे, जो सिद्ध करने के लिए दिया रहे वही मान लेंगे। माना p बराबर 2m, इसको समीकरण नंबर अगर 1 मान लिया जाए तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्या निकल कर आएगा भाई, q² बटा 2m का स्क्वायर बटे में 2। तो q² बराबर हो जाएगा 4m² बटे में 2, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो q² बराबर 2m²। तो m² बराबर क्या हो जाएगा, q² बटे में 2, इधर आएगा बटे में। तो फिर हम लिखेंगे 2 q² को विभाजित करती है
अतः 2 Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसका नंबर समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 के केवल 2 ही क्या है, उभय निष्ठ गुणनखंड है। दो ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बाकी प्रश्न हम कल के वीडियो में करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।